बिजनेस एथिक्स। ये एथिक्स क्या होते हैं? वैल्यूज़, बिलीव्स, अच्छे काम, अच्छे फीचर्स, इखलाक, वो सारी बातें जो कि बचपन में आप कभी इस्लामियात में पढ़ा करते था। अगर उस टाइम पे कहीं आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया होता ना, तो आज ये चैप्टर आपको पढ़ना ना पड़ता। हम अज्यूम करते हैं कि ये आपके अंदर इनबिल्ट है, मगर कभी आप लोगों ने उस पर फोकस नहीं किया, है ना। यहाँ लोग खामोश नहीं होते। खैर, एथिक्स इज बेसिकली व्हाट डिफरेंशिएट्स गुड फ्रॉम बैड। यिंग यांग का नाम सुना? यिंग यांग, यिंग यांग। कभी कोई ऐसा सिंबल देखा? इसे कहते हैं यिंग यांग। यिंग यांग इज, अगर आपने कभी गौर से देखा हो तो एक साइड वाइट होती है और एक साइड ब्लैक होती है, और वाइट के अंदर ब्लैक होता है, ब्लैक के अंदर, तो ब्लैक इज बुराई और वाइट इज अच्छाई। हर अच्छाई में थोड़ी सी बुराई होगी और हर बुराई में थोड़ी सी अच्छाई होगी। दैट इज यिंग यांग। तो ये चाइनीज इसको ऐसे मानते हैं कि कोई भी चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ना बुराई परफेक्ट होती है और ना ही अच्छाई परफेक्ट होती है। थोड़ा बहुत उसमें मार्जिन फॉर एरर बाकी चीज़ों का भी होता है। तो एथिक्स इज व्हाट डिफरेंशिएट्स गुड फ्रॉम बैड। डिसिप्लिन, कि आपने प्रॉफिट भी कमाना है मगर आपने इखलाकियात के साथ वो प्रॉफिट कमाना है, झूठ नहीं बोलना। अब आजकल क्या होता है, अगर आपने मुनाफा कमाना हो तो हम झूठ बोलते हैं ताकि कस्टमर वो चीज़ बाय कर ले, और फिर जब वो बेचारा रिटर्न करने के लिए आता है तो हम उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं कि तुम कौन हो। तो एथिक्स इज बेसिकली द डिसिप्लिन जिसमें आप गुड और बैड को डिफ्रेंशिएट करें और इस तरीके से काम करें कि आपका प्रॉफिट भी ख़राब ना हो, कस्टमर्स भी ज़्यादा अट्रैक्ट हों, और आप जो चीज़ है वो उस बंदे को सामने सामने बता दें, उससे कोई चीज़ छुपाएं मत। अपने स्टेक होल्डर्स को सारी बातें बताना सीखें, उससे कोई भी चीज़ छुपाएं ना। अब बिजनेस एथिक्स इज बेसिकली एक मोरल गाइड, एक रूल जो कि हर इदारा अपने लिए बनाता है। अब इदारा तो अपने लिए बनाएगा मगर इदारे को भी वो बनाने के लिए कोई ना कोई फ्रेमवर्क चाहिए। तो एक बड़ा फ्रेमवर्क है जिसका नाम है कोड ऑफ एथिक्स। एक बड़ा फ्रेमवर्क है जिसका नाम क्या है? कोड। उसको देख के हर इदारा अपने लिए कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ड्रॉ करता है जिसको वो अपने इदारे का कोड ऑफ एथिक्स मानते हैं। तो एम्प्लॉयज़ के लिए वो भी फॉलो करना ज़रूरी है और ओवरऑल कोड को भी फॉलो करना ज़रूरी है। इसको शुरू करते हैं थोड़ा सा। अगर यहाँ पे मेरे पास वो स्लाइड है, यस। 5 तरह के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला इंटेग्रिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर, चौथा कॉन्फिडेंशियलिटी और पांचवा प्रोफेशनल बिहेवियर। इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ये कोड ऑफ एथिक्स किसने बनाया? ICAP की तरफ से है। पहला क्या है? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी कहते हैं सच बोलना, ऑनेस्ट रहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, झूठ ना बोलना। आपको अगर कोई काम दिया गया है तो आप उसको हकीकत पसंद होकर करें, दूसरों को इस तरीके से वर्गलाएं मत कि उनको झूठ बोल के चीज़ें बेचते चले जाएं। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, जो ख़राब है वो ख़राब है, मुंह पे बोल दें। अगर आपसे कोई फीडबैक मांगता है तो आपको जो चीज़ पसंद आई है वो बता दें, जो चीज़ पसंद नहीं आई वो ना बताएं। मतलब वो बताएं कि मुझे ये चीज़ पसंद, ताकि कंपनी उसको ठीक कर सके। तभी तो उस फीडबैक का असल मकसद पूरा होगा। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा, और अपने आप को किसी भी ऐसी रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन, नोटिस, डॉक्यूमेंट के साथ अटैच नहीं करेगा जो कि ख़राब बनी हुई है, गलत बनी हुई है,
झूठी बनी हुई है, दैट इज़ इंटेग्रिटी। झूठ बोल के नौकरी नहीं हासिल करनी। अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे कहता है कि यार डबल सेल्स दिखा दो, अब कहने का तो ये एक जुमला है कि डबल सेल्स दिखा दो, मगर अब इससे होगा क्या? जब आप सेल्स बढ़ाएंगे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। जब फ्रॉड करके प्रॉफिट बढ़ा देंगे तो जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा, मगर हकीकत में तो उतना प्रॉफिट नहीं है, तो उस बेचारे का पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा। तो अगर आपसे आपका एम्प्लॉयर ये कहता है कि भाई ये गलत काम करो, तो आप स्ट्रेट अवे कह देंगे भाई सॉरी, मेरा कोड ऑफ एथिक्स मुझे ये करने पे रजामंदी नहीं देता, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मगर मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूँ। देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं मकसदियत को। किसको? मकसदियत, कि आप अपने मकसद से नहीं हटेंगे। आपका मकसद क्या है इस वक्त? पढ़ना। इस वक्त क्या है? पढ़ना। और पेपर कब है? मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आज आप कागान राह निकल जाएं, इट मीन्स कि आप अपने ऑब्जेक्टिव से दूर निकल गए हैं, वापस आना मुश्किल है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी इज कि आप किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, किसी को अपने फैसलों पे आपने हावी नहीं होने देना। आपको जो ठीक लगता है आप उसको उस तरीके से करें। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे 21 तारीख को I2 भी देना है तो 21 को I2 भी दें, 23 को इको देना है 23 को इको दें। दोस्त क्या कर रहा है, रिश्तेदार क्या कहते हैं, फलां क्या कहेगा, ये कौन होगा, वो कौन होगा, इसके बारे में अगर आप सोचने बैठ जाएंगे तो आपको आपके मकसद से हटने में बहुत ही जल्दबाजी का सामना करना पड़ेगा। आप यूं डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना। किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जाना जो कि आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस करे, बहका दे, आपका जीना खराब कर दे। तो ऑब्जेक्टिविटी को आपने बरकरार रखना। खैर आगे चलते हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट क्या है? व्हाट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी? क्या होती है कॉम्पिटेंसी? कॉम्पिटेंसी इज कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम के एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर आपको खुद को वो काम नहीं आता तो आप उसको आगे भी डिलीवर नहीं कर सकते। अगर मुझे अपनी बाइक ठीक करानी हो तो मैं मार्केट में जाऊंगा और एक अच्छे कॉम्पिटेंट मैकेनिक को अपॉइंट करूंगा, या राह चलते किसी को भी कह दूंगा भाई मुझे बाइक ठीक कर दो। कॉम्पिटेंट की तलाश करूंगा जाके। तो इस तरह हम भी तो एक्सपर्ट्स हैं, अकाउंट्स के, ऑडिट के, टैक्स के। तो क्लाइंट हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर हम तुमको अपॉइंट कर दें तो तुम्हें सारी नॉलेज होनी चाहिए। क्लाइंट आपसे ये जवाब सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है कि सर वो मैंने कभी पहले पढ़ा था, पेपर पास कर दिया, मुझे भूल गए। तो ये जवाब नहीं आप उसको दे सकते। वो आप पे पैसे लगा रहा है, आपके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आप उसको ये गलत अगर आंसर दे देंगे तो इट मीन्स कि आप वो नौकरी कभी भी नहीं उससे ले पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज अगर प्लस माइनस है तो उससे टाइम ले लें। आजकल GPT का दौर है, हेल्प ले लें, मगर बिल्कुल ही फ्रंट एंड पे इनकार ना करके आ जाएंगे भाई पॉसिबल ही नहीं है। इट टेक्स टाइम। तो जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं उसको साथ साथ आपने मेंटेन, एक वर्ड होता है अटेन और एक होता है मेंटेन। जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, अटेन कर रहे हैं, आपने उसको मेंटेन भी रखनी है, उसको हाथ से जाने नहीं देना। नॉलेज जो अटेन कर रहे हैं क्लासेस के अंदर इस वीक में, एग्ज़ाम तक कम से कम उसको आप दिमाग में मेंटेन रखना है और उसके बाद भूल जाना। ठीक है, उसके बाद रिफ्रेश होके आना ताकि कैफ में नए सब्जेक्ट्स का सामना करना पड़े। दिमाग आपका इतना भी MBs में नहीं होता है, ये GBs में भी नहीं होता। ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें तो। देन कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, पता है CA एक वाहिद ऐसी फील्ड है जिसमें आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको सब कुछ बता दिया जाता है। कंपनी अपनी छोटी से छोटी बात भी आपको बता देती है। क्यों? वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप उनके एडवाइज़र्स हैं, आपने उनके लिए ज़िंदगी आसान बनानी हो। जब तक आपको उनके बैकग्राउंड का नहीं पता होगा, उनकी पॉलिसीज़ का नहीं पता होगा, मसलों का नहीं पता होगा, आप उनको अच्छा मशवरा नहीं दे सकते। जिस तरह
अगर आप हकीम के पास जाएं तो आप हकीम को प्लस से लेके माइनस तक सारी बातें बता देते हैं। डॉक्टर्स के पास अगर जाएं, क्यों? उन पर ट्रस्ट करते हैं। और अगर वही लोग आपकी इन्फॉर्मेशन को बाहर मार्केट में डिस्क्लोज करना शुरू कर दें कुछ पैसों की खातिर, तो फिर बदनामी का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि अगर हम तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इस नीयत से दे रहे हैं कि तुमने फिर इन्फॉर्मेशन हासिल करके मुंह को टांका लगा लेना, बोलना नहीं है। तुम्हें अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो कोई तुम पे ट्रस्ट करके दे रहा है, उसको आगे मार्केट में फैलाना। ये नहीं करना कि जाके तुम फेसबुक पे वो इश्तहार डाल दो कि मैं फ़लाँ कंपनी में बैठा हूँ, मेरे साथ इसके मैनेजर ने ये वाली बात ऐसे करके कर दी है, तो जो इसके कंपैरेटर्स हैं वो ज़रा एक्टिव हो जाएं, ये कंपनी फ़लाँ स्ट्रेटजी लगाने वाली है। ये तो आप गलत काम करें ना कि आप एक बंदे की इन्फॉर्मेशन दूसरे को बता रहे हैं, फिर वो आगे बताएगा, फिर वो आगे बताएगा, तो ये नुकसानदेह चीज़ है। आप पे ट्रस्ट करके सारी बातें आपको बता दी जाती हैं सिर्फ इसलिए कि आपने कंपनी को एडवाइस करना है कि उसको मज़ीद क्या करना चाहिए। तो उसके साथ शेयर की हुई सारी बातें आप अपने तक रखेंगे। इवन फैमिली गैदरिंग्स के अंदर भी ये नहीं बताएंगे कि आप आजकल किस क्लाइंट पे हैं, आपका कौन एम्प्लॉयर है, क्योंकि कोई पता नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। आप किसी बंदे को बात शेयर करें, आपकी नीयत ना हो, कोई ख़राब नीयत ना हो, मगर कानों कान वो बात आगे फैलती जाए और उससे उसी कंपनी को नुकसान हो जाए, तो ये काम नहीं करना। शेखी मार के लोगों को नहीं बताना कि आप आजकल किस कंपनी में हैं, कौन सा डाटा लेके बैठे हुए हैं। हाँ, डाटा एक कंपनी का दूसरी कंपनी में यूज़ किया जा सकता है, मगर उसको अनोनिमस बना के। क्या बना के? अनोनिमस क्या होता है? असल नाम छुपा के, असल नाम मसनूई नाम के साथ। जैसे मैं कहूँ ABC लिमिटेड, अब हो सकता है कि ABC के पीछे नेस्ले हो, मगर आपको क्या पता कि ABC कौन है? कोई आइडिया? नहीं। तो ये है कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ, अगर ICAP आपसे कोई चीज़ डिमांड कर ले तो आप उसे छुपा नहीं सकते। लॉ आपसे कोई चीज़ डिमांड कर ले, आप उसे छुपा नहीं सकते। फिर अगर आपको बतानी पड़ भी जाए कोई चीज़, तो आप देखें कि आप किसको बता रहे हैं, किस तरह बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, आपकी ऑडियंस कौन सी है। फिर अपनी ऑडियंस को क्या माइक पे बता रहे हैं, क्या टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, क्या ईमेल कर रहे हैं, कोई कागज़ भेज रहे हैं। इस तरीके से बताएं कि उससे आगे वो बात ट्रांसफ़र आगे फॉरवर्ड ना हो। व्हाट्सएप एक फीचर होता है वन लिसन या वन टाइम सीन मैसेज का, उस तरीके से बताई जा सकती है। एक दफ़ा बता दी, मैसेज गायब, आप उसको भी रिकवर नहीं कर सकते अनलेस कि आपके पास कोई फजूल वाला व्हाट्सएप अवेलेबल हो। मैंने तो कोई बात ही नहीं की, मैं तो ऐसी कोई चीज़ पूछी ही नहीं। इसका मतलब है कि अंदर का शैतान बोला है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया। प्रोफेशनल बिहेवियर, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम हर गैदरिंग के अंदर इज़्ज़त और नफ्स पे काबू करेंगे, यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे इदारे को नुकसान पहुंचे। लोग ये ना कहें कि यार ये सही होता है, ऐसे होता है, ये नहीं सुनना। अपने आप को भी बचाना है, इदारे को भी बचा के चलना, क्योंकि उसी इदारे से आपकी इज़्ज़त है और आपकी इज़्ज़त से इदारे की इज़्ज़त है। इट इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल बिहेवियर। कभी सुना हो टीवी पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, मार कुटाई कर रहे हैं। असम्बलीज़ में वज़ीर इस तरह के काम करते हैं टॉक शोज़ में, मगर CA वाले हजरात थोड़े से ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो फ्रंट एंड पे ज़रा कम लड़ते हैं, बैक एंड के ऊपर बड़ा कुछ कर रहे होते हैं, मगर नज़र नहीं आते। तो प्रोफेशनल बिहेवियर आपने बरकरार रखना है। अच्छा जी, अब होता ये है कि कंपनीज़ के अंदर जब आप देखते हैं तो आपको डिफरेंट तरह के एथिकल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अनऑथराइज्ड यूज़ एंड फॉल्स प्रिटेंस। कंपनी ने आपको गाड़ी दी कि आपने ये गाड़ी इस्तेमाल करनी है मीटिंग्स में आने जाने के लिए, और डायरेक्टर साहब उस गाड़ी से घर की सब्जियां दिलवा रहे हैं, बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, तो क्या वो कंपनी की प्रॉपर्टी का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, कंपनी की प्रॉपर्टी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। जो चीज़ कंपनी की है उसको कंपनी के टास्क के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, आप उससे पर्सनल इस्तेमाल में ले आए हैं। मैं कैशियर के पास पैसा है और कैशियर ऐसे जेब में डाल ले,
और देख ले कि भाई कोई कैमरा देख तो नहीं रहा, अगर कोई पूछेगा तो वापस रख दूंगा, किसी को नहीं पूछा तो बस ठीक है गया। तो ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, ये काम नहीं करना। झूठ नहीं बोलना, अपने फ़ायदे के लिए कोई भी गलत बयानी नहीं करनी, आपने किसी भी तरह से कोई फॉल्स स्टेटमेंट पास नहीं करनी, स्पेशली जिससे आपको कोई बेनिफिट हासिल हो रहा हो। ऐसा होता है कि ग्रुप गैदरिंग हो और आपने शो करनी हो प्रेजेंटेशन, अब सारा काम 3 बंदों ने किया, चौथा बंदा आके बस ये साबित कर दे कि हाँ जी सारा काम मैंने ही तो किया, और वो सारा अवार्ड लेके चला जाए। तो पर्सनल बेनिफिट का नहीं सोचना, हमेशा किसके बारे में सोचना है, टीम के बारे में सोचना। अगर कोई टीम बिल्डिंग है तो टीम के बारे में सोचें, ज़ाती मुफाद को साइड पे रखें। झूठा इम्प्रेशन नहीं बना देना, अपना भी और लोगों का भी। ऐसा हम लोग करते हैं कि अपने आप को बड़ा ही पाक साफ नेक मुत्तकी परहेजगार शो करते हैं और अगले बंदे को बिल्कुल ही ख़राब कर देते हैं, तो वो वाला काम भी नहीं करना। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोई एक मिसाल दें जिसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा हो। एनीवन, एनीवन, ठीक है। एक कंपनी को बंदा चाहिए, कंपनी ने कहा है कि मैं उसको 50,000 रुपये सैलरी दूंगी, मैं HR मैनेजर हूँ, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं कंपनी को एक अच्छा सा एम्प्लॉय ला के दूँ, मगर मुझे ये भी पता है कि मेरा एक कज़न है वो बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार है, अगर उसको नौकरी मिल जाए तो उसके घर का चूल्हा जल जाएगा, और उसको नौकरी नहीं मिल रही है। अब दिल मेरा एक है कि मैं उसको उठा के नौकरी पे बिठा दूँ, कोई मुझसे पूछेगा नहीं, और एक तरीका ये है कि मैं उसको छोड़ के मेरिट पे बंदा लेकर आऊँ। दैट इज़ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि मैं कंपनी का सोचूं या मैं ऐसे बंदे का सोचूं जिसको मुलाजमत की ज़रूरत है। तो इसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट ये निकल सकता है कि आप जिस डिपार्टमेंट को वो बंदा चाहिए उस डिपार्टमेंट के सामने ये बंदा रख दें और उसको बता देंगे भाई ये है, इसके साथ मेरा ताल्लुक़ ये है, रखना चाहते हो तो हम कम पैसों पर रख सकते हैं, हाँ इसके साथ मैं तुम्हें एक ऐसा ही बंदा तलाश कर देता हूँ जो तुम्हारे सारे काम कर देगा, तो तुम्हारा भी फ़ायदा हो जाएगा और इस बंदे का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से ऐसे निकला जा सकता है। ये है क्या, जब आप परेशान हो कि आप प्रोफेशनल सोचें या पर्सनल सोचें, जब आप पर्सनल और प्रोफेशनल नीड में फंस जाएं कि मैं क्या करूं, प्रोफेशनली एक काम ठीक है और एक काम पर्सनली ठीक है, तो इट क्रिएट्स कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देन हाइडिंग और डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन, भाई एक चीज का आपको पता ही नहीं है और आप मन गढ़ंत बातें बनाई जा रहे हैं जिससे नेगेटिविटी फैल रही है, क्या ऐसा मुझे करना चाहिए? लॉ हमें मना करता है कि तुमने हर बात हर एक को डिस्क्लोज नहीं करनी, और अगर चलो करनी भी पड़ जाए तो फिर कम से कम उस वक्त करें ना जब आपके पास भी उसकी सारी नॉलेज अवेलेबल हो। झूठ ना बोलें, बात को बढ़ा चढ़ा के पेश तो ना करें। देन टेकिंग अनफेयर एडवांटेज, नया नया ट्रेनी आया काम करने के लिए, उसको कह दिया कि भाई जाओ चाय बना के लेकर आओ, जाओ पानी भर के लेकर आओ, मेरे जूते उठा के ला कर रखो, ये अलमारी साफ़ कर दो, मेरे बच्चे को स्कूल से ले आओ। ये आप उसके साथ अनफेयर एडवांटेज उससे ले रहे हैं। वो किसी और मकसद से आपके पास आया नौकरी करने के लिए और आप उससे क्या काम करवा रहे हैं। तो किसी को आपने एक्सप्लॉइट नहीं करना। अगर कोई आपके पास आया है सीखने की नीयत के साथ तो उसको सिखा के भेजें, ना कि उसको एक्सप्लॉइट करके भेजें। कंपनीज में ऐसे, इवन आर्टिकल्स में ऐसे होता है। जो जूनियर्स होते हैं उनकी पहली असाइनमेंट ही यही होती है कि वो मैनेजर्स को कैसे खुश कर सकते हैं। मतलब अक्सर फर्म्स के अंदर ये देखा जाता है, कुछ ख़राब लोग भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, तो ये आपकी लक है, जहाँ लग जाए। देन इम्प्रॉपर पर्सनल बिहेवियर एंड वर्क प्लेस इम्पैक्ट, ये काम नहीं करना। उधर आप टाइम देखें, टाइम क्या हो रहा है, टाइम देखें, टाइम क्या हो रहा है ऊपर, 11:05 हो रहे हैं। अब अगर तो ये वर्किंग टाइम है, सुबह का टाइम है, AM है,
तो ये काम करने का टाइम है, रिलैक्स करने का टाइम तो नहीं है। और अगर ये रात के PM बजे हुए हैं तो फिर इस बंदे का घर जाने का टाइम है, इधर बैठ के कंपनी का AC इस्तेमाल करने का टाइम नहीं। हाँ, अनलेस के आपको कोई काम मिला हुआ है, फिर प्राइवेसी रखनी है, हर एक काम में टांग उड़ाता नहीं फिरना। इससे क्या होगा, आपके इदारे की रिप्यूट खराब होती है। एब्यूज ऑफ पावर एंड वर्क प्लेस हैरेसमेंट, ये पहले बहुत ज़्यादा, फीमेल्स काम क्यों नहीं करती हैं, हैरेसमेंट हो जाती है, लोग बर्दाश्त ही नहीं करते। अच्छा, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हैरेसमेंट रिवर्स हो रही। तो ये मैंने बड़ी चुन के निकाली इस तस्वीर के, मतलब हैरेसमेंट दिखाऊं मगर रिवर्स वे में दिखाऊं। तो वर्क प्लेस के अंदर इस तरह से अब्यूज ऑफ पावर नहीं करना। अगर आपके पास पावर है तो आपको अल्लाह ने वो चीज़ नवाजी है, उसको आगे बांटें, ना कि आप उसको अपने लिए, मतलब उसको आपने नेगेटिव के साथ प्रज्यूम नहीं करना, उसको पॉजिटिव बना के दूसरों को दें। वो एक बड़े अजीम शायर ने कहा है, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसने कहा है? नहीं नहीं, करीब हो मगर बहुत दूर हो। अंकल बेन, पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन के अंकल ने कहा था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एड्रेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल अब्यूज इन मल्टीनेशनल, भाई कंपनी के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको सोशल मीडिया पे लाके बताने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी की चीज़ कंपनी की चार दीवारी तक रखें। अगर आप रूल्स को वायलेट कर रहे हैं तो देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग आपके कंपनी के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या वो बहुत ही स्ट्रिक्ट बने हुए, बहुत ही हार्ड बने हुए, उनको फॉलो करना मुश्किल है? अगर ऐसा है तो उनके साथ मिलकर बैठ के बात करें, उनसे पूछें उनके मसले, उनको बताएं अपनी बातें, और मिलजुल के फैसला करें कि हम किस तरीके से अपने रूल्स को बेहतर बना सकते हैं, जिससे दोनों पार्टीज आपस में खुशी खुशी ज़िंदगी बसर कर सकें। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, ज़मीर कहता है करो और एक कहता है ना करो, एक कहता है करना चाहिए और एक कहता है नहीं करना चाहिए। ये भी एक तरह का कन्फ्लिक्ट है कि मैं करूं या मैं ना करूं। एक कैशियर हो, उसको प्रेशर है उसकी फैमिली की तरफ से कि भाई उसकी बहन की शादी है, घर में पैसे चाहिए, पैसे हैं नहीं। जिस मेज़ पे वो बैठता है उस मेज़ पे हर वक्त करोड़ों रुपए पड़े होते हैं। तो अब जब उसको प्रेशर पड़ेगा ना घर से कि भाई पैसे पैसे पैसे, तो वो जाएगा कंपनी के अकाउंट्स वालों के पास, कहेगा मुझे एडवांस पैसे चाहिए, वो देंगे नहीं। वो वापस आएगा बड़े गुस्से में, कहेगा मैंने कंपनी को 5-10 साल दे दिए हैं, कंपनी को मेरा इतना भी ख्याल नहीं आया, जब मुझे कंपनी की हेल्प चाहिए, कंपनी ये है वो है। पर उसको नज़र आते हैं पैसे, उसके सामने पड़े हुए हैं। एक दिन दिखेगा, 2 दिन दिखेगा, 3 दिन दिखेगा। अगर किसी को परवाह नहीं है, तो कोई कैमरा भी काम नहीं कर रहा, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो पैसे वहाँ से निकालेगा, जेब में डालेगा और निकल जाएगा। उस वक्त ज़मीर कह रहा होगा कि नहीं करना चाहिए, ये अच्छे वाला, और एक क्या कह रहा होगा, निकाल लेना चाहिए। तो एथिकल रहना, वहाँ पे भी एथिकल रहना है। फिर इदारे का टाइम ज़ाया नहीं करना। आपका काम 5 बजे तक ख़त्म हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि घर जाऊंगा और बीवी से नाराज़गी होगी तो मैं 8 बजे तक बैठा रहूँ, ये काम नहीं करना, ठीक है। फिर नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। फिर है मिरर टेस्ट। ये क्या होता है? मिरर टेस्ट क्या होता है? मिरर टेस्ट कहते हैं कि आप अपने आप से 3 सवाल पूछते हैं। आप अपने आप से 3 सवाल पूछते हैं। नंबर 1, क्या जो मैं करने जा रहा हूं वो लीगल? दुनिया क्या सोचेगी? और अगर ये लीगल है तो क्या ये एथिकली करेक्ट भी है या नहीं? भाई मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं सिगरेट नोशी करूं, इलीगल तो नहीं है, लीगल है। सिगरेट नोशी लीगल है, इलीगल नहीं है। बट अगर मैं सिगरेट पी रहा हूं और मुझे कोई देख ले तो दुनिया क्या सोचेगी कि ये तो गलत काम कर रहा, खराब काम कर रहा, बुरा काम कर रहा है। और अगर ये चलो लीगल है
क्या ये एथिकली करेक्ट है? नहीं। तो ये 3 सवाल आप उस वक्त अपने आप से पूछते हैं जब आप परेशान हो, जब आप कन्फ्लिक्ट में हो, कि क्या मुझे लीगल चीज़ की तरफ जाना चाहिए, बेशक वो चीज़ बुरी है, मगर क्या वो लीगल है या नहीं है। दुनिया के बारे में सोचें कि लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, और एट द वेरी एंड कि अगर वो चलो लीगल है, मगर क्या एथिकली इसका इम्पैक्ट मेरे घर वालों पे एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा। तो इवन दो कि आप उनके सामने कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर उन तक अगर ये खबर जाएगी तो वो परेशान तो ज़रूर होंगे। दैट इज़ मेरा टेस्ट। और ये कब लगाना है? जब आप खुद परेशान हो कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर ऐसे ही एक और टेस्ट भी होता है, कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट। इसमें आप सोचते हैं कि अगर आपने वो काम कर लिया तो उसके क्या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आपको फ्यूचर में पेश करने पड़ सकते हैं। अगर आपने ये काम कर लिया तो फ्यूचर में ऐसा क्या होगा जो आपके साथ नेगेटिव या पॉजिटिव, इसका आंसर मिलेगा आपको। वही कैशियर जो पैसे लेके चला जाए, एक दफ़ा सोचेगा ज़रूर कि यार अगर मैं पैसे लेके चला जाऊँ तो कल को मैं पकड़ा जाऊँगा, पकड़ा गया तो जेल भी हो सकती है, जेल हो जाएगी तो रिश्तेदार ख़राब हो जाएंगे, फैमिली को अलग से बदनामी का सामना करना पड़ेगा। दीज आर ऑल कॉन्सिक्वेंसेस। ये ज़मीर है जो आपका जागता है एकदम से कि यार अगर पेपर फेल हो गया तो क्या होगा, मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा। हाँ, जब नींद ना आ रही होती फिर वो जागता कहते बहुत हो गया, अब सो जाओ। अच्छा जी, इसमें फिर आता है CSR। CSR बोले तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कंपनी की कुछ जिम्मेदारियां हैं। देखिए, हम कंपनी को कहते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जो इंसान इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, कंपनीज को भी मुल्क के लिए काम करना चाहिए। कंपनीज को भी चाहिए कि अपने प्रॉफिट में से इन्वायरमेंट का ख्याल करें, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज़ ना करें, स्कूल्स बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करें, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए चीज़ें सस्ती करें, उनको सब्सिडीज़ दें, उनकी अमाउंट बढ़ा दें, कस्टमर का ख्याल करें, कस्टमर को जो वो प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं उसमें कोई पॉइजनस मटेरियल शामिल ना हो, सप्लायर को टाइमली पेमेंट करें ताकि वो आगे पेमेंट्स अपनी भी कर सके और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा कि आपको ज़्यादा रिटर्न में माल भी मिल जाएगा। तो ये CSR है। क्या है? कॉरपोरेट यानी कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की तरफ, सोशल, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कॉन्सेप्ट होता है एथिकल इन्वेस्टर्स का। किसका? हर इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करता है तो एक चीज़ पहले देखता है कि क्या ये कंपनी एथिकल काम करती है या नहीं करती। क्या कंपनी ब्राइबरी में तो नहीं है? ये ब्राइबरी क्या होती है? रिश्वत। वो ये भी देखता है कि क्या चाइल्ड लेबर इस्तेमाल तो नहीं हो रही। चाइल्ड लेबर क्या? छोटे बच्चों से काम करवाना उनकी मर्जी के बगैर, ये पूरा जुमला ही है। अगर उनके पेरेंट्स ने ही दिया हुआ है तो इट मीन्स कि वो मर्जी के साथ है। ज़बरदस्ती अगर आप उनसे काम करवा रहे हैं, दैट इज अंडर चाइल्ड अब्यूज। हाँ, अगर बच्चे नहीं करना चाह रहे होते फिर देखा ये चाहता है कि क्या उनकी फैमिली में बड़े मौजूद हैं या नहीं। कुछ ऐसी फैमिलीज भी होती हैं जिसमें सिर्फ एक माँ होती है, फादर नहीं होता। और अगर होता भी है तो वो नशे में होता, कुछ कर नहीं सकता। तो वहाँ पे ना चाहते हुए भी हम थोड़ा सा काम बच्चों से करवा के उनको डबल पे कर रहे होते हैं ताकि उनका घर चल सके। आप लोग भी तो काम कर रहे हैं, घर वालों ने निकाल के भेज दिया आपको, खुद ही कमाओ खुद ही खाओ। वो देख 16 साल की उम्र में कैमरामैन बना हुआ है, 18। तो ये भी चाइल्ड अब्यूज, बच्चा है ये भी। ID कार्ड हो गया, डन हो गया। हाँ, क्योंकि शऊर है ना, शऊर है ना, वो बैकवर्ड साइड पे शऊर नहीं है। फिर जो इनसे काम लिया जाता है वो बाकायदा मजदूरी होती है, सामान उठवाना। आप लोग 2 चीज़ें कंधे पे उठा के चल नहीं सकते। 2 किताबें। हाँ, अच्छा ठीक है जी, क्लैरिटी आ गई है कि मैं कर रहा हूँ मगर मुझे घर से कोई कंप्लाइंस नहीं थी। ठीक है, तो CSR पॉलिसी कंपनी बनाती है।
कंपनी इसको कोड ऑफ एथिक्स के साथ इनकॉर्पोरेट करके चलती है, जिससे आवाम का भी फ़ायदा हो और इन रिटर्न इनको बेनिफिट मिल जाता है। आपको पता है कि नया पेपर भी आ रहा है ICAP का, डाटा के अलावा बेसिकली तो वो CFAP पे आ रहा है, उसका नाम यही है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। कौन सी रिपोर्टिंग? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तब तक आ चुका होगा, हो सकता है। इसका हल्का फुल्का सा इम्पैक्ट ये देंगे पीछे MFA को ऑडिट में और एक आधे पेपर लॉ में देंगे। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग यही है कि क्या कंपनी सर्वाइव कर सकती है आजकल के दौर में, जितने उसको चैलेंजेस का सामना है। सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स नहीं है, उसको रेपुटेशन का सामना, उसको प्रोडक्टिविटी डिक्रीज का सामना, रिसोर्सेज है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, पानी है नहीं, बनाए या ना बनाए। फिर अगर वो लोग चीज़ें बना रहे हैं तो क्या उससे इन्वायरमेंट को कुछ रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फिर उससे इन्वायरमेंट जो CO2 का लेवल है, माहौलियाती आलूदगी, वो तो नहीं फैल रही, पोल्यूशन तो नहीं आ रही। फिर आवाम उसके अंदर इंटरेस्ट ले रही है या नहीं ले रही, क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, ट्रस्ट है या नहीं है। लीगल इश्यूज, कंपनी बंद हो सकती है, केस किया जा सकता है कंपनी के ऊपर। तो डिफरेंट मसले हैं जो कि कंपनीज के साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये चैप्टर, पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा, ये पहले करवाने का रीज़न ये था कि ये सारे रीड ओनली हैं। इसको अगर आप 2-4 दफ़ा अच्छे से पढ़ लें तो बातें आपके जहन में बैठ जाती हैं, कोई ज़्यादा मसला इसमें नहीं आता। एक चीज़ अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैप्टर 7 ये आपने करके आना है थ्रू सम 2 और 3 रिकॉर्डिंग्स। मुझे आपने व्हाट्सएप करना है, मैं आपको उसका लिंक फॉरवर्ड करूँगा, पढ़े हुए हैं ना, वहाँ से अब आपने 7 एडिट करके आना ताकि हम कल 4 के ऊपर बात कर सकें। 4 क्या है? फाइनेंस। तो वो मैं क्लास में करवा दूँगा, फाइनेंस, ठीक है। और कल आपने एक और काम करना है, कल आपने लिखने के लिए कुछ लेकर आना है, क्योंकि कल लिखवाऊंगा ज़्यादा और खुद ज़रा कम बोलूँगा, ठीक है। कल मुलाकात करते हैं।